हेलो स्टूडेंट्स, समाजशास्त्र विचारकों की सीरीज में बी मेलनिस्की आपका थ्योरेटिकल पार्ट हो गया है और सेकंड पार्ट जो इस वीडियो का है इसमें आपके कुछ क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ जो आपको थ्योरी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग तरीके से अच्छे से मजबूत तरीके से आपकी थ्योरी इसके बारे में हो जाएगी। बी मेलनिस्की के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इन्होंने नीड थ्योरी को दिया है, कल्चर को बताया है कि कल्चर व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो इस तरीके से पूरी वीडियो को अगर देखेंगे तो हमने बताया था कि मेलनिस्की प्रकार्यवादी विचारक हैं और कैसे विचारक हैं, व्यक्तिवादी प्रकार्यवादी विचारक हैं। तो कुछ टॉपिक, कुछ क्वेश्चन जो सेलेक्ट होकर के आए हैं उनके द्वारा थोड़ा सा आपकी जो नॉलेज है बी मेलनिस्की के बारे में बढ़ जाती है। स्टार्ट करते हैं बेटा। नंबर 1 क्वेश्चन है आपका बी मेलनिस्की को लेकर के। मेलनिस्की के अनुसार व्यक्ति की आवश्यकताओं अथवा उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की पूर्ति करने वाली व्यवस्था जानी जाती है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है कि किस चीज को जाना जाता है व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इंपोर्टेंट है आपका। बी मेलनिस्की की जब बात आती है तो इन्होंने नीड थ्योरी दी है और नीड थ्योरी में इन्होंने बताया कि जो संस्कृति है ये व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। कि पूर्ति करने का कार्य सोसाइटी में इन्होंने बताया है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका डी है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 2, बी मेलनिस्की ने गैर आर्थिक कारकों की भूमिकाओं को निम्नलिखित में से किस आर्थिक क्रिया में पाया है। ठीक है, अब आपका आता है यहाँ पे फ्रेजर का भी क्वेश्चन आता है। फ्रेजर ने भी आपका विनिमय सिद्धांत दिया है। फ्रेजर विनिमय सिद्धांत आर्थिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? आर्थिक परिप्रेक्ष्य में। जबकि मेलनिस्की इसे सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। जब हमने स्टार्ट किया था बी मेलनिस्की को पढ़ाना तो बी मेलनिस्की के बारे में बताया था कि गणित और फिजिक्स में ये एक्सपर्ट थे, बट इन्होंने फ्रेजर की गोल्डन बॉय बुक पढ़ने के बाद इनकी रुचि मानव शास्त्र की तरफ जागृत हुई। तो आप देखोगे मेलनिस्की की थ्योरी फ्रेजर की थ्योरी से कैसे डिफरेंशिएट है। फ्रेजर इकोनॉमिक एक्सचेंज की बात करते हैं और ये सोशल इकोनॉमिक एक्सचेंज की बात करते हैं। तो इसी क्वेश्चन में राइट आंसर आपका गैर आर्थिक कारकों की भूमिका को निम्नलिखित में किस आर्थिक क्रिया में पाया है। ये आपका एक्सचेंज थ्योरी तो इंपोर्टेंट है ही बेटा, ठीक है। और इसका जो राइट ऑप्शन आपका आएगा वो आपका 1 और 4 आएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं बेटा। आप देखोगे ये जो टॉपिक हैं, जो क्वेश्चन हैं आपके आफ्टर जो क्लास डिस्कशन इनका हो रहा है, ये क्वेश्चन आपको जो सपोर्ट करते हैं, इनका फंक्शन जो है वो आपका जो ऑथर बढ़ाया गया है उसके बाद अगर आप बच्चे लोग इस क्वेश्चन सेशन को कर लेते हैं तो कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में जो इमेज है कॉन्सेप्ट को लेकर के थिंकर की वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है और आने वाली परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि आपको किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में डीपली जानकारी होना। क्वेश्चन नंबर 3 है, बी मेलनिस्की ने कुला संस्था, कुला रिंग की बात की है इन्होंने, कुला रिंग की बात की है। यहाँ पे इन्होंने एक्सचेंज सिस्टम की बात की है, उपहार विनिमय की बात की है, उपहार विनिमय की बात की है। अब आप देखोगे गिफ्ट जो दिया जाता है, गिफ्ट की बात की है तो गिफ्ट सौहार्द बढ़ाता है सोसाइटी में, ठीक है। तो इन्होंने पूरा कुला रिंग की जिक्र किया है और इन्होंने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का भी जिक्र किया है और इन्होंने गिमावली और उमाए गिमाए ये वहाँ के उपहार के नाम हैं जो दिए हैं। अगर आप देखोगे तो पीजी की क्लासेस जब होती हैं और बी मेलनिस्की को पढ़ाया जाता है तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट आपका डीपली दिया जाता है। तो आप देखोगे कुला रिंग की बात की है, कुला रिंग का वर्णन किया है जो निम्न से इसका उदाहरण है। किसका उदाहरण है बेटा? तो आप देखोगे वस्तुओं की औपचारिक विनिमय की पद्धति से आप देखोगे गिफ्ट एक्सचेंज को लेकर के ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है। ऋण निपटारे की पद्धति नहीं है, इसका जिक्र नहीं करते हैं। समाज में उच्च परिस्थिति प्राप्त करने की पद्धति ये नहीं है और संपत्ति अर्जित करने का साधन ये नहीं है। सिर्फ आपका ऑप्शन बी यहाँ उपयुक्त आंसर है। मेलनिस्की ने कुला संस्था का वर्णन किया है, निम्न से किसका उदाहरण है?
तो वस्तुओं के औपचारिक विनिमय की पद्धति का उदाहरण है यहाँ पे। और थोड़ा अगर देखोगे तो लैंग्वेज ये भी कह सकते हैं उपहार विनिमय की प्रथा को लेकर के इन्होंने ये जिक्र किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मेलनिस्की ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अब आप देखोगे बी मेलनिस्की किस प्रकार के विचारक हैं, प्रकार्यवादी। इसके बाद आपको ब्राउन कराया गया था, ब्राउन किस प्रकार के हैं, संरचनात्मक प्रकार्यवादी। वो दोनों की बात करते हैं, जबकि मेलनिस्की प्रकार्यवाद की बात करता है और ये कहता है कि जो संस्कृति है ये व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए उपयुक्त है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मेलनिस्की के अनुसार जादुई विश्वास किस लिए उत्पन्न होते हैं। अनिश्चितताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, विश्वास में वृद्धि के लिए, चिंताएं कम करने के लिए और उपरोक्त सभी स्थितियों में निपटने के लिए। जब हमारी टेक्स्ट को पढ़ाया जा रहा था रिगार्डिंग दिस थिंकर, तो हमने यहाँ जादू की बात की थी। जादू को 2 प्रकार का बताया था, सफेद जादू व्हाइट मैजिक एंड ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक की बात की गई थी, तो ब्लैक मैजिक क्या करता है, नेगेटिव है, और जबकि व्हाइट जो मैजिक है ये पॉजिटिव है, सेल्फ डिफेंस के लिए होता है। तो आप देखोगे अनिश्चितताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए जादू का सहारा लिया जाता है। यहाँ रिलीजन की बात करते हैं, जादू की बात करते हैं और विज्ञान की बात करते हैं। तो रिलीजन और जादू को पवित्र माना है और विज्ञान को अपवित्र माना है। इस तरीके का क्वेश्चन भी यहाँ से आपका डेवलप हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं बेटा। बुक इंपोर्टेंट है, क्राइम एंड कस्टम इन सिविल सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है बी मेलनिस्की की, क्राइम एंड कस्टम इन सिविल सोसाइटी। राइट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन है। क्राइम की बात करते हैं, किस तरीके से क्राइम और कस्टम ट्राइबल सोसाइटी में मिलते हैं। और आप देखोगे बेटा इन्होंने कैसी स्टडी की है, एथनोग्राफिक स्टडी की है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, और बेटा इन्होंने सहभागी अवलोकन का अध्ययन किया है। सहभागी अवलोकन का अध्ययन इन्होंने, सहभागी अवलोकन को प्रयोग करके अपनी अध्ययन इन्होंने किया है ट्राइब में जाकर के। एक और पॉइंट यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं, नेटिव देशज दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया है। यानी कि किसी भी लोकेलिटी की हम स्टडी कर रहे हैं तो लोकल पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो ज्यादा एक्यूरेसी आपकी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 है। मेलनिस्की के अनुसार सोरेसरी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। मेलनिस्की के अनुसार सोरेसरी है, ये वर्ड यूज किया गया है बी मेलनिस्की के द्वारा। तो इसी क्वेश्चन को अभी थोड़ा पेंडिंग रखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रकार्यात्मक विश्लेषण में आवश्यकताओं के संस्करण की अवधारणा दी है। फंक्शनल एनालिसिस में मेन टॉपिक है इनका संस्कृति एंड सांस्कृतिक तत्व। ठीक है बेटा, 1 2। अब फंक्शनल एनालिसिस की बात आती है तो कल्चर को ये किससे जोड़ते हैं, नीड से जोड़ते हैं, आवश्यकता से जोड़ते हैं। तो प्रकार्यात्मक विश्लेषण में आवश्यकताओं के संस्करण की अवधारणा दी है। तो इन्होंने 7 प्रकार की आवश्यकताओं की बात की है और 3 स्तर इन्होंने बताए हैं, प्राथमिक, जैविक और प्रकार्यात्मक। तो आप देखोगे मेलनिस्की के द्वारा प्राथमिक आवश्यकताएं 7 प्रकार की बताई गई हैं और वो आपकी जो वीडियो है उसमें डिटेल रूप में उनकी चर्चा की गई है। आप देखोगे पोषण, स्वास्थ्य, प्रजनन, गति, ये सब उनका वहाँ पे जिक्र किया गया है और मैंने वहाँ पे हाईलाइट किया है कि नेट की परीक्षा में किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 है, किसने विवाह को बच्चे का प्रजनन और रखरखाव हेतु समझौता माना है। अभी आपकी यूनिट जब आपकी आती है फैमिली मैरिज किनशिप, फैमिली मैरिज किनशिप, ये आपकी यूनिट 7 या 8 है आपकी बेटा नेट के सिलेबस में। तो पूरा फैमिली को आप यहाँ पे पढ़ोगे और फैमिली में बार बार आपकी कोटेशन आती है कि विवाह को बच्चों के प्रजनन और रखरखाव हेतु एक समझौता कहा है।
तो बी मेलिन्स्की की कोटेशन है, इंपॉर्टेंट है, रिगार्डिंग टू मैरिज टॉपिक है, और आपका जब वो टॉपिक कराया जाएगा तो उसमें भी ये रिपीट की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, विवाह शिशु उत्पादन और अनुरक्षण हेतु एक अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट है, किसके लिए? तो रिप्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड एंड अनुरक्षण हेतु एक अनुबंध है, तो ये परिभाषा भी आपकी बी मेलिन्स्की की दी गई है। तो ये मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैरिज के टॉपिक से भी इंपॉर्टेंट है, और जब हमने बी मेलिन्स्की को कंप्लीट कराया था तो उसके इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट हैं उन स्टेटमेंट में ये कोटेशन आपकी कराई गई है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, संस्कृति मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सह उद्देश्य की संगठित व्यवस्था है। मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है कल्चर, तो ये कहते हैं बी मेलिन्स्की। देखो बेटा, जितने क्वेश्चन आपके इन टॉपिकों को लेकर के बन सकते थे वो हमने बनाए हैं, और कोशिश की है कि जितना टॉपिक हमने आपको बी मेलिन्स्की कवर कराया है तो उनसे क्वेश्चन बना करके किस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं उन संभावनाओं को लेकर के क्वेश्चन आपके कराए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 है आपका, सहभागी अवलोकन का अपने अनुसंधान में किसने प्रयोग किया है? अब यहाँ पे मैंने आपको थ्योरी में भी बताया था, अवलोकन में जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों का प्रयोग करता है, इंद्रियों का प्रयोग करना किसमें? किसी अध्ययन में, तो बेटा ये कहलाता है आपका अवलोकन। कितने प्रकार का हो सकता है? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और सेमी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ये 3 प्रकार का होता है बेटा। इस पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को लेकर के बी मेलिन्स्की ने अपने स्टडी में इसे यूज किया है। अब यहाँ से कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आपका? सबसे पहले किसने किया है? तो लुनबर्ग की बुक आएगी, सोशल डिस्कवरी 1924, ठीक है। और अपने शोध अध्ययन की बात आती है अनुसंधान में, तो बी मेलिन्स्की का नाम आएगा शोध के लिए। और पुस्तक का नाम आता है तो WF वाइट आएगा बेटा। पुस्तक में देखोगे बेटा किसने यूज किया है, अच्छे से मैं आपको ये लिख देता हूं, पुस्तक में किया है WF वाइट। बुक है इनकी बेटा स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी। बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट बुक है, और आप देखोगे कि कहाँ की स्टडी इन्होंने की है? अमेरिकन इटालियन स्लम की स्टडी की है, अमेरिकन इटालियन स्लम्स की स्टडी की है। और यहां से एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट WF वाइट महोदय का आता है, कथन कि मैंने अपने अध्ययन को पूर्णतः असहभागी, बेटा आपने वांटेड मूवी देखी होगी सलमान खान की, तो आप देखोगे ये वो ही पिक्चराइजेशन, ये सीन है आपके, पूर्णतः असहभागी से शुरू किया तथा अध्ययन पूर्ण होने पर पूर्णतः सहभागी पाया। दैट इज द इंपोर्टेंट कोट ऑफ WF वाइट इन हिज बुक स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी। और पुस्तक में आता है तो इसको आप कोट करोगे। नेक्स्ट पॉइंट आप देखोगे इंपोर्टेंट है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले, भारत में लिख लेना बेटा इसे, भारत में सबसे पहले सहभागी अवलोकन का प्रयोग अपने अध्ययन में किसके द्वारा किया गया तो MN श्रीनिवास का नाम यहाँ पे आता है।
रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया। सबसे पहले इन्होंने सहभागी अवलोकन विधि का प्रयोग इस पुस्तक में किया था। 1952 की बुक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और नेट की परीक्षा में, नेट में ये पेयर मिलाने के लिए भी क्वेश्चन आपका कई बार आया है। क्वेश्चन नंबर 12, सहभागी अवलोकन का आपने अनुसंधान में प्रयोग किया है तो बी मेलनिस्की का कोट आप यहाँ पे करोगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसने कहा है कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप रहा है, रहता और रहा रहेगा? बी मेलनिस्की इंपोर्टेंट, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, मेलनिस्की के प्रकार्यवाद को बहुधा कहा जाता है। बेटा थोड़ा डीपली क्वेश्चन है, अगर आपने पूरी थ्योरी समझी है तो ही ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। एक होता है सामाजिक प्रकार्यवाद, बेटा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान लगा करके इस चीज को सुनना है। और एक है व्यक्तिवादी प्रकार्यवादी। ठीक है, अब जब सामाजिक संरचना की बात आती है तो सामाजिक संरचना को ब्राउन बोलते हैं व्यक्ति से मिलकर बनती है, व्यक्ति से मिलकर बनती है। पर ये क्या से हैं? सामाजिक प्रकार्यवादी हैं। ठीक है, व्यक्तिवादी प्रकार्यवादी बी मेलनिस्की हैं, क्योंकि ये व्यक्ति की आवश्यकताओं की बात करते हैं, व्यक्ति की आवश्यकताओं की बात करते हैं। आप देखोगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीजीटी की पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर आपको डीपली समझना है ये क्वेश्चन तो आपको थोड़ा सा माइंड यहाँ पे लगाना होगा। व्यक्ति से मिलकर बनती है संरचना, रेडिकली ब्राउन कहते हैं। व्यक्तियों के बीच संबंध जो क्रिएट होते हैं उनके थ्रू स्ट्रक्चर बिल्डअप होती है, बट ये सामाजिक प्रकार्यवादी हैं। और बी मेलनिस्की व्यक्तिगत प्रकार्यवादी हैं, व्यक्तिपरक प्रकार्यवादी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका 14 का सी, क्योंकि ये कहते हैं कि संस्कृति व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपकी समझ में ये आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, मूलभूत आवश्यकता और व्युत्पन्न आवश्यकताओं के आधार पर प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया है? तो बी मेलनिस्की इज द राइट ऑप्शन। 7 प्रकार की आवश्यकताओं का जिक्र हमने पिछली वीडियो में किया है, जिसमें पोषण, गति, प्रजनन, वृद्धि, ये सब आपकी उसमें आती हैं। और यहाँ से आपका नेट का क्वेश्चन भी बनता है, मैंने वहां भी जिक्र किया है कि किस प्रकार से नेट में ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो ऑथर आपके बी मेलनिस्की हैं, और इनकी ये इंपॉर्टेंट बुक है ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, और इसी में ही इन्होंने नीड थ्योरी दी है कि संस्कृति व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। क्वेश्चन नंबर 17, बी मेलनिस्की को निम्नलिखित में से किसने महत्व पर बल देने के लिए सबसे अधिक माना है? किसको इन्होंने स्टडी किया है? तो आप देखोगे मौखिक इतिहास, विषय वस्तु विश्लेषण, नरजाति विज्ञान और वर्णन। तो इसकी स्टडी इन्होंने अपने अध्ययन में मेन तौर पे की है। एथनिक स्टडी है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, मानवशास्त्री हैं। ठीक है बेटा, तो इसका राइट ऑप्शन आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा आपका, ट्रोबियान आइसलैंडर का अध्ययन किसने किया है? अच्छा क्वेश्चन है, जो स्टार्टिंग होती है बी मेलनिस्की की, तो वहीं पे क्वेश्चन है आपका। ट्रोबियान आइसलैंड की स्टडी 2 वर्षों तक उनके बीच रहे, नेटिव अप्रोच अपनाई है, उनकी भाषा सीखी है, उनके बीच रहे हैं, खान पान, रहन सहन, सहभागी अवलोकन उनको यूज किया है। तो बी मेलनिस्की इज द राइट आंसर ऑफ 18 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा आपका, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से आपके जो क्वेश्चन हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आप देखोगे तो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके क्वेश्चन बड़े बेनिफिशियल हैं।
और नेक्स्ट क्लास में आपका नया टॉपिक होगा रेडक्लिफ ब्राउन, और रेडक्लिफ ब्राउन को अच्छे तरीके से कंपैरिजन करने के बाद आपको समझाया जाएगा, उसके बाद रेडक्लिफ ब्राउन के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।